हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ग्लासगो ग्लेशियर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सहतूत डैम को लेकर के, तो सहतूत डैम को अगर हम मैप में व्यू करें तो अफगानिस्तान में लोकेटेड है सहतूत डैम। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसी का पार्ट है ये प्रोजेक्ट। सहतूत डैम यहाँ पर अफगानिस्तान में एक इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो होती है काबुल रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी है मैदान रिवर और मैदान रिवर पर ही लोकेटेड है सहतूत डैम। जो सहतूत डैम है उसको इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया और ये सेकंड मेजर डैम है जिसको इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया अफगानिस्तान में। फर्स्ट मेजर डैम कौन सा था, जिसका नेम है सलमा डैम, जिसको इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जानते हैं, और 2016 जून में उसको इनॉग्रेट किया गया था। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सभी को पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी मिली, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाई। उनको 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। 1 मंथ के बाद में उन्होंने कुछ अनाउंस किया है, अपने 1 मंथ का रिपोर्ट कार्ड रखा है कि किन किन एरिया में उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स किए हैं। तो वहाँ के सीएम हैं भगवंत मान ने क्लियरली ये अवेलेबल करवाया है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कि 1 जुलाई से उनके स्टेट में जो एवरी हाउस होल्ड है उनको 300 यूनिट्स फ्री अवेलेबल होंगी इलेक्ट्रिसिटी की। 2 मंथ्स में होती है 600 यूनिट्स। तो वो फैमिली जो बिलोंग करती हैं एससी से, बैकवर्ड क्लासेस से, बिलो पॉवर्टी लाइन से, या फिर फ्रीडम फाइटर्स उनकी फैमिली में रहे हुए हैं, पहले उनको 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, लेकिन अब वो 300 यूनिट्स फ्री पावर उनको दी जाएगी। अगर ये कोई भी फैमिली जो एससी, बैकवर्ड क्लासेस, बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है और 600 यूनिट से ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती है 2 मंथ्स में, तो 600 यूनिट से ज़्यादा जितनी यूनिट आएंगी उसका मनी ही उनको देना पड़ेगा, उसका चार्ज ही उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन अदर फैमिली जो 600 यूनिट से ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती हैं तो उनको कंप्लीट यूनिट का मतलब 600 प्लस में जो एक्स्ट्रा यूनिट जो उन्होंने कंज्यूम की है उन सभी का जो भी अमाउंट है, जो भी उनका चार्ज है, उनको पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ अनाउंसमेंट उन्होंने की है। कल हमने ये देखा था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में भी अभी वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं इसी साल में, तो वहाँ पर लेकर के वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ नए प्रोग्राम को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि चाइल्ड लाइन सेंटर जो है 1098 जिसका नंबर है उसको अब इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इस न्यू प्रपोजल से काफ़ी ज़्यादा वरीड है। अगर हम चाइल्ड लाइन सेंटर की या चाइल्ड लाइन जो भी ये हेल्पलाइन नंबर है इसके बारे में बात करें तो 1098 24/7 फ्री इमरजेंसी हेल्पलाइन है उन बच्चों के लिए जो डिस्ट्रेस में है, जो तनाव में है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट किया गया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के द्वारा बाय जेरू बिली मोरिया के द्वारा। ओके, लगभग इस चाइल्ड लाइन सेंटर ने अब तक 50 लाख कॉल्स को आंसर किया है, मतलब 50 लाख कॉल यहाँ पर आ चुके हैं बच्चों के, और उनका आंसर इनके द्वारा, इस सेंटर के द्वारा, इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा दिया गया है। 2020-21 आप सभी को पता है कोविड का टाइम, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में थे। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन जो एक तरीके से घरों में कैद हो गए थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस देखने को मिला था, और उस साल 3.95 लाख चिल्ड्रन को इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी इस इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर के द्वारा। 6 कॉल सेंटर इससे रिलेटेड एस्टेब्लिश किए गए हैं 5 सिटीज़ में, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु आता है। ओके, 1098 का अगर हम कंपैरिजन करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे एक बिगेस्ट इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विसेज के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। 598 डिस्ट्रिक्ट हैव द हेल्पलाइन प्रेजेंट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ इंटरवेंशन यूनिट्स। 598 हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अवेलेबल है इसकी सुविधाएं।
अब 112 में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि 112 में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं और हर सर्विसेज के लिए अलग अलग सेक्टर है, तो इसी तरीके से चाइल्ड लाइन के लिए भी एक अलग सेक्टर बनाया जाएगा और फिर 24/7 इसकी इमरजेंसी प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर मिनिस्ट्री फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने ये बोला था कि 1098 का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको हम मिनिस्ट्री जो प्रेजेंट टाइम में जो उनकी मिनिस्ट्री थी उनसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, सो दैट पुलिस पर्सनल एंड नॉट सोशल वर्कर्स आंसर द कॉल मेड टू 1098। सीनियर ऑफिशियल्स, इस मिनिस्ट्री से जो सीनियर ऑफिशियल्स बिलोंग करते हैं उन्होंने ये बात रखी कि ये जो भी ट्रांसफ़र किया गया इस प्रोसीजर का मेन एम ये है कि जो भी चिल्ड्रन हैं उनसे रिलेटेड डाटा जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उन डाटा को काफ़ी इजीली और अच्छे तरीके से उनको सिक्योर एंड प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए ये जो मिनिस्ट्री है उसका ट्रांसफ़र किया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीजीसीए। डीजीसीए द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रोल आउट किया है फ्लाइट्स की सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर के जो भी नई मैकेनिज्म है, सर्विलेंस मैकेनिज्म, उसको लेकर के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए उनको उन्होंने रोल आउट किया है। पहले भी इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉन्च किए गए हैं और उनको प्रेजेंट टाइम में किस तरीके की सर्कमस्टेंसेज हैं, किस तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो सर्विलेंस सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे जो भी इनिशिएटिव हैं उनको री इशू किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है राजस्थान में एक नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाता है, जैसलमेर भी बाड़मेर, वहाँ पर ये एक्सटेंडेड है डेजर्ट नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो ग्रीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जिससे ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फंडेड बाय Food and Agriculture Organization Global Environment Facility will act as a lifeline for the Desert National Park in Western Rajasthan with the conservation of critical biodiversity and forest landscape। अब यहाँ पर मनी को इन्वेस्ट किया जाएगा और मनी को इन्वेस्ट करके अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर वर्क किया जाएगा। बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग एरिया जो है वो डेवलप किया जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि डेजर्ट नेशनल पार्क में 20% एरिया जो है वो सैंड ड्यून से कवर्ड है। आप सभी को पता है कि जो राजस्थान स्टेट है उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है और सैंड ड्यून्स वहाँ की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि ओरान, वो एरिया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं उस एरिया को सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी, जिसको ट्रेडिशनल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग एरिया, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जिसको खादीन या फिर टांका के नाम से जानते हैं राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, इनको भी दोबारा से रिवाइवल किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा ताकि वाटर को सिक्योर किया जा सके और यहाँ पर ईजीली बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर और यहाँ पर जो आर्टिकल है फर्स्ट आर्टिकल कल भी हमने डिस्कस किया था S-400 डिफेंस सिस्टम जिसको हम रशिया से लेने वाले थे, जिसके कुछ पार्ट जो हैं वो इंडिया में इंस्टॉल हो गए हैं और कुछ पार्ट जो है वो जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ से एक तरीके से अश्योरेंस दिया गया है कि रशिया से जो भी फ्राइजेट डिलीवरी है वो टाइम पर होगी। ये ऑफिशियल्स ने अपनी बात रखी है। S-400 डिफेंस सिस्टम 380 किलोमीटर तक सरफेस टू एयर मिसाइल, जो सब कुछ अगर आप यहाँ पर ड्रोन्स आता है या किसी भी तरीके के इक्विपमेंट्स के थ्रू आप अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उन सभी को ये जान करके उनके ऊपर डिस्ट्रॉय उनको कर देगा। हमारा इंडिया जो है वो अपनी बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर करने के लिए इस डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहता है। अगर हम S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर के देखें तो यूएस ने 2017 में एक एक्ट बनाया था जिसको काटसा एक्ट के नाम से जानते हैं और उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, इनके साथ में अगर कोई भी, ईरान, इनके साथ में कोई भी कंट्री इस तरीके के डिफेंस को लेकर के रिलेशन मेंटेन करना चाहता है तो उनको लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन टर्की और चाइना को फेस भी करने पड़े थे जब उन्होंने S-400 सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को अपने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया। इंडिया को लेकर के भी ये कुछ क्वेश्चनिंग है कि हो सकता है कि इंडिया में जैसे ही S-400 डिफेंस सिस्टम लॉन्च हो यहाँ पर इंडिया को भी कुछ कन्फ्लिक्टेड या कुछ इशू देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वहाँ की यूएस की जो कांग्रेस है
उसमें बार बार वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बात रखी है कि इंडिया यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो चाइना को काउंटर करने में, चाइना की जो पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए यूएस को अगर असिस्टेंस सपोर्ट चाहिए तो इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर रखने में भी इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है उस एरिया से मिलती है। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे हैं हमने, जिसमें S-400 डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स देखे और यूएस का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसको हमने डिस्कस किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात का जो मोरबी जगह है वहाँ पर लॉर्ड हनुमान की कल हनुमान जयंती थी और हनुमान जयंती वाले दिन उन्होंने 108 फुट टाल लंबी ऊंचाई जो उनकी स्टेचू है उसको उनको अनवेल किया है। इस अनवेलिंग के दौरान हालांकि ये सारा जो प्रोसीजर है वो वर्चुअल एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है। अब इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेसिफिक फोकस किया है वोकल फॉर लोकल के लिए, कि आपके लोकल एरिया में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है सभी जो पॉपुलेशन है उस एरिया की उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, जिससे क्या होगा हमारे लोकल एरिया में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के पास में जॉब अवेलेबल होगी और ईजीली हमारा इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट भी बनेगा। ओके आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही हो सके। प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि नेक्स्ट 25 ईयर्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 25 ईयर्स के बाद में इंडिया 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को गेन कर लेगा। तो हमारे जो नेक्स्ट 25 ईयर्स हैं वो अमृत काल है और इस अमृत काल ईयर्स को हमें कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है हमारे उन सारे टारगेट्स को, ताकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया सोने की चिड़िया जो पहले पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में इंडिया को जाना जाता था वो दोबारा से इंडिया को जाना जाए, और वो सारी चीज़ें तभी डेवलप हो पाएंगी जब इंडिया अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा या फिर एस्टेब्लिश करेगा। ओके यहाँ पर गवर्नर की पावर को लेकर के कुछ पॉलिटिकल इस तरीके का एक गेट टुगेदर हुई, जिसमें अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, उन्होंने गवर्नर की पावर को लेकर के कुछ बात रखी है कि गवर्नर की पावर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है और कुछ पॉइंट्स को लेकर के वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल ले सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए, एक सेकेंड देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने ग्रीन परमिट देने का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हाई जेस्टेशन की ज़रूरत होती है, तो टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है कि एक पीरियड डिसाइड किया गया है, उस पीरियड के बेसिस पर जो भी प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाएगा। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसे कि रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है विल नाउ हैव ए 13 ईयर वैलिडिटी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को 15 ईयर का एक तरीके से जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको प्रोसेसिंग करने में इसको 15 ईयर्स का यहाँ पर टेन्योर दिया गया है। या फिर अगर हम देखें तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जिसमें माइनिंग भी शामिल है, इन सभी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस की वैलिडिटी 10 ईयर्स तक रहेगी। ओके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इस बार जो समर है वो टाइम से पहले आ गई, जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर टूरिज्म संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम देखें तो कोविड के टाइम में जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, इफ़ेक्ट हुआ था, और इसका रिज़ल्ट जो है वो आप हमारे रीजनल कंट्री या फिर नेबरिंग कंट्री आइलैंड नेशन श्रीलंका में देख सकते हो। वहाँ पर इकोनॉमी जो है वो मेजोरिटी में डिपेंड करती है टूरिज्म सेक्टर पर, और टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ कोविड की वजह से। इसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए, चाइना ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उस प्रोजेक्ट का जो स्पेस क्राफ्ट इसमें लॉन्च किया गया उसका नाम था सेंझाऊ 13 स्पेस क्राफ्ट। ये बीजिंग का जो लेटेस्ट मिशन है इसमें जो भी एस्ट्रोनॉट शामिल थे उनको लेकर के गया था, और चाइना का सबसे लॉन्गेस्ट क्रूड मिशन ये रहा है। जो भी एस्ट्रोनॉट यहाँ पर स्पेस में गए थे वो वापस अर्थ पर वापस आ गए हैं 6 मंथ के बाद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ट्यूनीशिया के पास में मेडिटेरियन सी का एक पार्ट है, वहाँ पर
एक जो फ्यूल शिप है वो सिंक हो गई है, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ को थ्रेटन मिल सकती है। सबसे पहले हम ट्यूनीशिया की लोकेशन को व्यू करेंगे। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्दर्न पार्ट में ट्यूनीशिया लोकेटेड है। ओके, ट्यूनीशिया को अगर हम और अच्छे से लोकेट करें तो यहाँ पर जो गल्फ ऑफ गेप्स है वहाँ पर ये इशू देखने को मिला है। ओके, यहाँ पर गेप्स सिटी है और इसी की वजह से इस एरिया को गल्फ ऑफ गेप्स के नाम से जानते हैं। मेडिटेरियन सी का ही ये पार्ट है। तो यहाँ पर ये इशू हुआ है। अब देखो, फ्यूल से भरी हुई टैंक जो है वो सिंक हो गई है, जिसकी वजह से ये जो फ्यूल है वो यहाँ पर निकल सकता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो भी मैरीन लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकते हैं। यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उन्होंने यूएस के द्वारा फोर्स जो यूएस लेड टास्क फोर्स जिसको रेड सी में डिप्लॉय किया गया है उसको लेकर के हैती रिबेल्स ने क्रिटिसाइज किया है। ये जो फोर्स है वो यहाँ से जो भी ट्रेड होता है उसमें वहाँ पर अगर हम कोल का स्मगलिंग चल रहा है, ड्रग्स को, वेपन्स को, इसके अलावा जो भी यहाँ पर रेड सी में जो पीपल कनेक्टेड हैं उन सभी को लेकर के ओवरव्यू करने के लिए, जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए ये जो भी फोर्स है वो अपना वर्क कर रही है। ओके, यमन में अगर हम हैती रिबेल्स के बारे में देखें, पहले हम रेड सी के मैप को व्यू कर लेते हैं। रेड सी को अगर हम यहाँ पर देखें तो रेड सी जो है वो यहाँ पर अरेबियन सी में और मेडिटेरियन सी में एक तरीके से कनेक्टिविटी देने का, प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये रेड सी है और यहाँ पर ये जो फोर्स है इसको डिप्लॉय किया गया है। ये यमन है, यहाँ पर हैती रिबेल्स हैं और इसको लेकर के ये माना जाता है कि ये जो हैती रिबेल्स हैं इनको ईरान सपोर्ट करता है। इसीलिए 2015 से सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान के अपोजिट है। तो यहाँ पर इस हैती रिबेल्स को ख़त्म करने के लिए यमन और सऊदी अरेबिया में रेगुलर क्लैश चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर और यहाँ पर इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट बात रखी गई है कि ओमिक्रॉन को लेकर के कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ रिसर्च हुआ। इसमें ये बताया गया कि ओमिक्रॉन जो है वो कैट और डॉग्स में कम सस्पेक्टेबल है, मतलब एक तरीके से उनमें उनका जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। चाइना में क्या हुआ कि जो भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव मिले उनके जो भी पेट्स थे, चाहे डॉग थे चाहे फिर कैट थी, उनको मार दिया गया, क्योंकि ये रखा गया कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका एक तरीके से ट्रांसफ़र इजीली हो सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर के जब स्टडी की गई तो ये बताया गया कि जिस तरीके से अल्फ़ा वेरिएंट जो था कोविड का, जिस तरीके से ईजीली वो डॉग्स एंड कैट में भी इन्फेक्शन देखने को मिला था, लेकिन ओमिक्रॉन का नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये माना जाता है, ये बताया गया है इस रिसर्च में कि हो सकता है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो ओरिजिन हुआ है वो माउस से हुआ है और फिर माउस से वो ह्यूमन में जंप हुआ है, जिसकी वजह से कैट और डॉग्स जो हैं वो उससे कम इन्फेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, FDA ने फर्स्ट ब्रीड टेस्ट फॉर कोविड को ऑथराइज किया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए कि ऐसी डिवाइस जिसमें आप ब्रीथ, मतलब आपकी सांस के सैंपल से ही आप ह्यूमंस में कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसको लेकर के यहाँ पर एक बात बोली गई है कि आयरन का अगर हमें एब्जॉर्प्शन करना है तो हमारा जो भी डेली रूटीन है उसको हमें चेंज करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको खाने के साथ में फ्रूट्स को कंज्यूम नहीं करना है, दूसरा आपको खाने के बाद में जस्ट बाद में अगर आप पान कंज्यूम करते हो या फिर इसके अलावा अगर हम देखें टी कंज्यूम करते हो तो ये गलत है। इससे आपके जो भी फूड में जो भी इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो आपको अपना फूड को चेंज करना है और आपकी जो भी डेली हैबिट्स हैं उनको चेंज करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उनके बेहतरीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है FAQPS पर। आप सभी को पता है आज संडे है और संडे वाले दिन एडिटोरियल पेज ना आकर के ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं जिनको अच्छे से एलेबोरेट तरीके से यहाँ पर एलेबोरेट किया जाता है, डिटेल तरीके से एलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो स्पेक्ट्रम को लेकर के है। आप सभी को पता है 5G जनरेशन आने वाला है। 5G मतलब जो एक तरीके से जो भी काम होगा, मतलब इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ इंक्रीज होएगा, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा, सब कुछ वर्क जो है वो रियल टाइम पर अपलोड होगा। मतलब आपने क्लिक किया और क्लिक करते ही जो नेट की अवेलेबिलिटी है आपके पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर हम 4G से कंपैरिजन करें तो काफ़ी गुना हाई स्पीड का डाटा रहेगा 5G का। तो यहाँ पर 5G को लेकर के जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्पेक्ट्रम को एक तरीके से उसको ऑक्शन करने की कोशिश कर रही है। तो जो भी
यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, जिस तरीके से रेगुलेटर ने जो भी प्राइजेज़ को इंक्रीज़ किया है उसको कट करवाने के लिए जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो भी बेसिक प्राइस रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्शन के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा कट किया जाए। अगर हम 5G की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यही रखी गई है कि अलग अलग बैंड्स का यहाँ पर एक तरीके से क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होता है वो यहाँ पर किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज़ बैंड जो है वो काफ़ी प्राइम स्पेक्ट्रम के रूप में इमर्ज हुआ है। ओके, यहाँ पर कुछ प्राइजेज बताई गई हैं कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 5G को किस तरीके से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आर्टिकल है वीट एक्सपोर्ट को लेकर के। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसकी शुरुआत इस तरीके से की गई है कि भाई हम वीट के एक्सपोर्ट पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है क्या वीट का? तो ऐसा नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो एक्सपोर्ट है ब्लैक सी से वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज़ में वीट की अवेलेबिलिटी को लेकर के। अगर हम रशिया और यूक्रेन का यहाँ पर पार्ट देखें तो रशिया वीट एक्सपोर्ट में मार्केट लीडर है, 15% शेयर आता है उसका, मतलब जितना भी एक्सपोर्ट होता है वीट उसमें 15% रशिया करता था, और यूक्रेन जो है वो भी एक मेजर प्रोड्यूसर है। दोनों ही कंट्रीज़ अपना एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन वॉर एंड सैंक्शन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया अपना अल्टरनेट यहाँ पर अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। करंट क्रॉप ईयर में अगर हम देखें तो 112 मिलियन टन्स ऑफ वीट जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, और अपनी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है 24 to 26 मिलियन टन पर ईयर। तो ये जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस वीट का प्रोडक्शन है उसको इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करने का यहाँ पर कारण बताया गया है कि पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, सैंक्शंस लगाना स्टार्ट हुए हैं रशिया के ऊपर, तब से ये जो इशू है वो क्रिएट हो गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो जो कंट्री जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में हमने वीट को बेस करके इंडिया ने अपना एक विश्वास कमाया है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इंडिया से वीट को एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि इजिप्ट ने अलाउ किया है कि हम इंडिया से वीट को एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में या फिर स्पेसिफिक जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर वीट की अवेलेबिलिटी अब इंडिया ही डिसाइड करेगा। तो कुछ इशू हो सकते हैं जैसे पेस्ट कंट्रोल को लेकर के कि हमारे इंडिया के जो वीट हैं उसमें कितने फर्टिलाइजर्स हैं। तो यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि अलग अलग लेवल पर हमने अपनी अपनी कमेटी बनाई है, उसके बेसिस पर हमारी जो क्वालिटी है हमारे ग्रेन्स की, जो सीरियल्स की, जो वीट की, उन सभी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, उन सभी को अच्छे से जांचा जा रहा है। उसके बाद में जो अदर कंट्रीज़ में इन सभी को भेजा जा रहा है, ताकि इंडिया जो अपना मार्केट बनाई, जो अपना बेस बनाई, वो काफ़ी लंबे टाइम तक इंडिया को सर्व कर पाई। यहाँ पर आर्टिकल बताया गया है कि देखो IMF के साथ में श्रीलंका का डिस्कशन है, क्या फिर श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उसको ओवरकम कर लिया जाएगा क्या? तो ऐसा इसमें ये बताया गया है कि देखो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ताकि जो इसकी इकोनॉमी में जो कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं उसको कुछ एक तरीके से रिवाइवल स्टेज में लाया जा सके, कि कुछ टाइम मिले श्रीलंका को ताकि वो अपने जो भी डेप्ट है उनको रीपे कर सके और इजीली अपने आप को सस्टेन कर सके। ओके, यहाँ पर आर्टिकल ये है कि रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले 6% से अबोव देखने को मिली, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है। और अगर हम कंपैरिजन करें रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में, तो रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जो भी रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा देखने को मिल रही है, उन सभी का रीज़न अगर हम देखें, एक बेसिक रीज़न देखें तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो रशिया से जो भी एनर्जी या फिर जो भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की जब कमी आई तो उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो एक मेजर रीजन के सामने आ रहा है कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जाएगा फ्यूल के थ्रू, तो वो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मेन सिटी से रूरल एरियाज़ तक अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं।
तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।